ठीक, आज का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? ऑप्शंस देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 3 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 4। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत का ऑफिशियल नाम भारत इंडिया हमें दिखाई देता है, या मैं कह सकता हूं भारत राज्यों का संघ होगा ऐसा दिखाई देता है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में भारत को लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत होगा राज्यों का संघ। ये कहां लिखा है? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है। अब बाकी ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। इस ऑप्शन में क्या लिखा है? तो पहले ऑप्शन में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत का नाम क्या होगा? इंडिया या भारत होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में लिखा है, याद रखिएगा, बाहरी क्षेत्र का संघ में विलय। तो बाहरी क्षेत्र का संघ में विलय कौन कराएगा? आप बताएंगे, भारत की संसद कराएगी। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि भारत के वर्तमान जो राज्य होंगे, जो यूटी होंगी, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनके नामों और सीमाओं में परिवर्तन कौन करेगा? संसद। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? Which article of Indian Constitution direct the state government to constitute ग्राम पंचायत? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 32, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 37 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 40। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या लिखा है कि प्रत्येक जो राज्य सरकार होगी यह क्या करेगी? तो यह प्रत्येक राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। किस आर्टिकल के तहत मेरे प्यारे साथियों? आर्टिकल 40 के तहत। ओके, यहां पर आप विशेष फैक्ट में ध्यान रखना, ग्राम पंचायत जो अवधारणा थी किसकी अवधारणा है? तो महात्मा गांधी जी की जो अवधारणा है, याद रखना, ग्राम स्वराज, उसी के तहत इसे अडॉप्ट किया गया है। दूसरी बात, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ये 93 में लागू हुआ था। ओके, क्लियर है मेरी बातें? और पंचायतों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बताएंगे? राजस्थान। लेकिन संविधान संशोधन के तहत लागू करने वाला बताएंगे हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद नंबर 53। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 में क्या लिखा है? तो 53 में लिखा है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी ये राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेंगे और या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 85। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात आर्टिकल नंबर 61। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत क्या हो सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत है। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर चलाई जाएगी? अब बताएंगे पार्लियामेंट में।
पार्लियामेंट में कहां पर, तो बताएंगे लोकसभा या राज्यसभा, नहीं, दोनों सदनों में चलाई जाएगी, दोनों सदनों में इसका पास होना अनिवार्य है। क्लियर है यहां पर सारी चीजें। चलिए अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल नंबर 75 के तहत होती है। और आर्टिकल नंबर 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है बताएंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में है, बोलते हैं भारत के महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 63 और ऑप्शन डी है बताएंगे 76। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 के तहत किसका प्रावधान है बताएंगे? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? तो 63 में लिखा है। बाकी आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है राष्ट्रपति का पद, यानी कि प्रेसिडेंट का पद। आर्टिकल 76 में क्या लिखा है? तो इसके अंतर्गत लिखे हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। ओके है, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? ऐसा कहां लिखा है? ऑप्शंस देख लीजिए। अनुच्छेद 73 में लिखा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या अनुच्छेद 74 में लिखा है। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75 के अनुसार और चौथा ऑप्शन कहता है कि क्या यह प्रावधान अनुच्छेद 76 में लिखा है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 75। तो 75 में क्या लिखा है बताएंगे? इसमें लिखा है कि जो हमारी मंत्रीगण होंगे ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अदर आर्टिकल्स जो अन्य आर्टिकल्स हैं इन पर नजर डाल लेते हैं। आर्टिकल 74 में लिखा है प्रधानमंत्री का पद और 76 में लिखा है आप सब जानते हैं महान्यायवादी का पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मिनिस्टर्स। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 26, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 32, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 75 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 356। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल बताएंगे आर्टिकल नंबर 70। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इस पर हमने बातचीत कर ली है तो चर्चा नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग हम चला सकते हैं आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ध्यान रखना किस अनुच्छेद के तहत हमारे राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85 के अनुसार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 95 के अनुसार, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 के अनुसार और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365 के अनुसार। मेरे प्यारे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात आर्टिकल नंबर 85 के अनुसार। तो आर्टिकल नंबर 85 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसको भंग कर सकते हैं? हमारी लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? Which article of Constitution provides for the joint sitting of Parliament? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आर्टिकल नंबर 106, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110
और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद नंबर 112। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 108, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो हमारी संसद है अर्थात पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। पहले हाउस का नाम है लोकसभा और दूसरे हाउस का नाम है बताएंगे राज्यसभा। राज्यसभा, इनकी क्या हो सकती बताएंगे, संयुक्त बैठक क्या हो सकती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 108। ठीक, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा उल्लेखित की गई है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल हैज बीन गिवन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 103, ऑप्शन बी है अनुच्छेद नंबर 109, ऑप्शन सी है अनुच्छेद नंबर 110 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद नंबर 124। ओके मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आर्टिकल नंबर 110। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में लिखा है धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक कौन सा विधेयक कहलाएगा, इसकी परिभाषा है आर्टिकल नंबर 110 में। 109 में क्या लिखा है, तो 109 में लिखा है बताएंगे धन विधेयक की प्रक्रिया, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें 124 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट का पद। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74 में दिया गया है क्या, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 123 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद नंबर 124(2). मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब जानते हैं आर्टिकल नंबर 123, अर्थात याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 123 में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आर्टिकल 74 में लिखा है प्रधानमंत्री का पद, 78 में लिखा है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और 124(2) में लिखा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान लिखा है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 112। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 124(4). इसका राइट आंसर है 124 नंबर 4। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है आर्टिकल 123, ऑप्शन बी है आर्टिकल 352, ऑप्शन सी है आर्टिकल नंबर 312 और ऑप्शन डी है आर्टिकल नंबर 143। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 143, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट जो है उससे परामर्श ले सकते हैं किसी भी विषय पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान लिखित किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 231, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 233, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 131 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद नंबर 143। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 233।
तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 233 के प्रावधान है कि जो हमारे जिला न्यायालय होंगे उनका गठन किया जाएगा और जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति करेंगे हमारे राज्यों के राज्यपाल। तो राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं जिला न्यायाधीशों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 245, अनुच्छेद नंबर 246, अनुच्छेद नंबर 247 या ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद नंबर 248। अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है इन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248। क्या होती हैं अवशिष्ट शक्तियां? मेरे प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को अर्थात पार्लियामेंट को। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा जो हमारी राज्य सरकार है, जो राज्य विधानमंडल है, उसे प्राप्त है। लेकिन जो समवर्ती सूची है इस पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। तो ऐसी स्थिति जिस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों विधि बना देती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा किसकी विधि लागू रहेगी? बताएंगे केंद्र की विधि लागू रहेगी, अर्थात आप बोलेंगे जो हमारी संसद है उसकी विधि लागू रहेगी। तो समवर्ती सूची पर केंद्र की विधि का लागू होना, केंद्र की विधि लागू होती है और यही शक्ति क्या कहलाती है? बताएंगे हमारी अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। कहां लिखी? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 248 में लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यानी कि ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है कि कोई राज्य सरकार बोल रही है कि भाई हमारे लिए नियम बना दीजिए आप, तो किस अनुच्छेद के तहत हमारी संसद उन राज्यों के लिए नियम बना सकती है? सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक राज्य को अपने लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य विधानमंडल के माध्यम से यह विधि बनाती है। अगर बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत जो हमारी संसद है राज्यों के लिए नियम बना सकती है, तो यह प्रावधान लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? Under which article of the Constitution the provisions for the formation of the Inter-State Council has been made? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 263। तो आर्टिकल नंबर 263 के तहत किसका प्रावधान किया गया है? अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। ओके, क्लियर है चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फाइनेंस कमीशन? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फाइनेंस कमीशन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 280 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान के 280 आर्टिकल के तहत प्रावधान है कि भारत में क्या होगा? एक वित्त आयोग होगा जिसका निर्माण कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। प्रत्येक 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है केसी नियोगी। आज की तारीख तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज। ऑप्शन देख लीजिए इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 28, इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 30, इस क्वेश्चन का
तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 31 और इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 300A। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, इसका उल्लेख लिखा गया है, बताएंगे आर्टिकल नंबर 300A। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 300 क मतलब ए। तो 300A में लिखा है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार होगा? संवैधानिक अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा। ओके, अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान की, याद रखिएगा, आर्टिकल 31 में था, लेकिन पहले ये मौलिक अधिकार था। अभी वर्तमान में कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, लेकिन याद रखना ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। और किस आर्टिकल में लिखा है? 300A में लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 312। तो 312 के तहत हमारी जो संसद है, और संसद में याद रखना कौन? हमारी राज्यसभा। ये राज्यसभा किसका गठन कर सकती है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है आर्टिकल नंबर 312 के तहत। अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो वर्तमान में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसमें आती है IAS, दूसरी आती है IPS और तीसरी आती है, बताएंगे, IFS। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं वर्तमान में। इस प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आर्टिकल नंबर 312 के तहत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 310, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 312, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 313 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 315। ओके मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 315 के तहत जो हमारी अनुच्छेद 315 के तहत हमारे संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इज अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। मैं पहले ही इस क्वेश्चन में बातचीत कर चुका हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 320 के तहत, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 322 के तहत, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 324 के तहत, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 325 के तहत। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 320 के तहत। ओके, क्लियर है? तो ध्यान रखना, हमारे जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 के तहत। तो भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो संसद के, जो राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराएगा। यह कहां प्रावधानित है बताएंगे? आर्टिकल नंबर 324 में प्रावधानित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी संसद है, संसद के अंतर्गत ही आती है, बताएंगे आप, लोकसभा। क्या आती है प्यारे साथियों? लोकसभा। और लोकसभा में दो व्यक्तियों का या दो जो मेंबर्स होते हैं यह एंग्लो इंडियन होते हैं, और ये एंग्लो इंडियन का किया जाता है मनोनयन। कौन करते हैं मनोनयन?
तो मनोनयन करते हैं, मनोनीत किया जाता है, और इन्हें मनोनीत करने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति। और ऐसा राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 331। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 331 के तहत हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठित करे जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आर्टिकल नंबर 338 और 338 ए के तहत एक अनुसूचित जाति आयोग और एक जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ध्यान दीजिए, यहां पर राजभाषा लिखा है, ना कि यहां पर राष्ट्रभाषा लिखा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखना, राजभाषा है। और राजभाषा क्या होगी भारत की? अब बताएंगे हिंदी है। क्या बताएंगे? हिंदी है। और ऐसा लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 343 में। कहा लिखा है? 343 में। ओके, क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? तो ये लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 352 में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर आर्टिकल नंबर मिलेगा आपको 356, इसमें लिखा है राष्ट्रीय, इसमें लिखा है राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल नंबर 360 है, इसमें लिखा है वित्तीय आपातकाल। क्या लिखा है? वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। क्लियर है? तो 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे नंबर में लिखा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरे नंबर में रहे वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, प्रावधान भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा? आर्टिकल नंबर 356, हम पहले ही बात कर चुके हैं। आगे बढ़िए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 360। आगे बढ़िए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार उल्लेख हुआ है और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो यह लिखा है आर्टिकल नंबर 352 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मंत्रिमंडल शब्द कहां लिखा है? 352 में लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार, अमेंडमेंट करने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में परिवर्तन करने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको मिला है? भारतीय संसद को मिला है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन है अनुच्छेद 74 के अनुसार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61 के अनुसार, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 54 के अनुसार, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 के अनुसार। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। इसीलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट कैसे कर पाता है? तो आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 32 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की। अब आप यहां पर यह जानना चाहेंगे कि सर वो 5 प्रकार की रिट कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, 5 प्रकार की जो रिट है, इसमें पहली रिट कौन सी आती है? तो इसमें पहली रिट आती है, ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे नंबर पर आती है परमादेश। तीसरे नंबर पर आता है उत्प्रेषण। चौथे नंबर पर आता है प्रतिषेध। और 5वें नंबर पर आता है अधिकार परीक्षा। क्लियर है मेरी बातें? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षक। मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। ठीक है। कितने प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। क्लियर है मेरी बातें? चलिए अदर ऑप्शंस में नजर डाल लेते हैं। अदर ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74, और 74 के अंतर्गत लिखा है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का पद। ठीक है। याद रखना 61 में क्या लिखा है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल नंबर 32 से तो आप परिचित ही हैं। क्लियर है मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 50A, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 49A और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 52A। क्लियर है चीजें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या लिखा है बताएंगे? मौलिक कर्तव्य लिखा है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य किसे प्रदान किए गए हैं, तो ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं नागरिकों को। भारतीय संविधान में कब जोड़े गए हैं? तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 1976 में जोड़े गए हैं। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो ध्यान रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इन्हें जोड़ा गया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन सी है याद रखना अनुच्छेद 19 में, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 में। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत तो हमने क्या पढ़े हैं? सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ओके, दूसरे नंबर में है, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 29। तो आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत है अल्पसंख्यक के हित। क्या है आप बताएंगे? अल्पसंख्यकों के हित।
ठीक। और सी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों? स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता प्लस विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप इस बात से सहमत हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहां लिखा है? तो आर्टिकल नंबर, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 29 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? आर्टिकल नंबर 29। क्लियर है मेरी बातें? तो हर क्वेश्चन को हम इतने डिटेल से जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए वाजिब होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 17, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख मिलता है? तो इसके अंतर्गत उल्लेख मिलता है अस्पृश्यता का अंत। क्या मिलता है? अस्पृश्यता का अंत मिलता है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उल्लेख है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो ध्यान रखिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के शोषण की बात कर रहा है। और 17 में तो क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद नंबर 23। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा है? तो इसके अंतर्गत लिखा है, ध्यान रखिएगा, मानव दुराव्यापार और बेगार प्रथा प्रतिबंध, बेगार प्रथा पर प्रतिबंध, इसका उल्लेख है। और आर्टिकल नंबर, ध्यान रखना, 24 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 24 में लिखा है मेरे प्यारे साथियों, बलात् श्रम निषिद्ध, बलात् श्रम निषिद्ध। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 24। क्या लिखा है 24 में? तो 24 में लिखा है छोटे बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी स्तर पर काम नहीं कराया जाएगा। तो याद रखना, यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 24। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा है? धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 ए में लिखा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और अनुच्छेद 19 ए में क्या लिखा है बताएंगे? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19 ए में लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें लिखी है? अनुच्छेद 19 ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19। क्या होगा बताएंगे? ऑप्शन नंबर 19। तो याद रखिएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत यह है। ठीक है, 20 के अंतर्गत क्या है? 20 में हम बात करें उससे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मैं ये बताना चाहूंगा। तो आर्टिकल नंबर 19 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरी बातें?
चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, याद रखना, दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। तो दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार कहां पर है बताएंगे, अनुच्छेद 20 में। 21 में क्या लिखा है, प्राण और देही स्वतंत्रता। क्या लिखी है, प्राण और देही स्वतंत्रता लिखी है, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत की सीमाओं के भीतर गरिमामयपूर्ण जीवन यापन का अधिकार होगा, लेकिन मरने का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में लिखा, याद रखिएगा, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार कहां पर है बताएंगे, अपना आर्टिकल नंबर 22 में लिखे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन देख लीजिए 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55 और ऑप्शन डी है 57। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 57। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किए गए हैं? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उल्लेखित किए गए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, क्या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है? क्या मौलिक अधिकार 12 से लेकर 30 तक है? क्या मौलिक अधिकार 15 आर्टिकल से लेकर 35 तक है? या फिर मौलिक अधिकार 14 से लेकर 32 तक है? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बताएंगे, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित है। अगर बात करें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, आगे बातचीत करेंगे कि कौन सा एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 1 से 5, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 और डी ऑप्शन है 36 से 51। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 क्या बताएंगे, किसका प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो भाग है, ध्यान रखना, बताएंगे भाग 2। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत के अंदर जो नागरिकता है वह, ध्यान रखना, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए भारत के अंदर नागरिकता के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो भारत के अंदर जो नागरिकता के प्रावधान है यह है तो एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? Who among the following first presented the idea of Constitution Assembly for the creation of the Constitution Assembly for India? प्यारे साथियों, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदल सम्मेलन 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी ने यह जो प्रस्ताव रखा था, कब रखा था बताइएगा? 1924 में। तो याद रखिए, पहला प्रस्ताव रखने वाले जो पार्टी थी इसका नाम था स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी ने यह प्रस्ताव रखा था, आप बताएंगे, सन 1924 में। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को पहले आप समझिए। देखिए, सबसे पहले भारत के अंदर जो पार्टी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, इसने सबसे पहली बार यह डिमांड रखी कि भारत के अंदर क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप कुछ बातों को सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, स्वराज पार्टी के द्वारा सन 1924 में यह प्रस्ताव रखा गया था। स्वराज पार्टी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था बताइएगा? 1924 में। और इसमें अंग्रेजों के समक्ष ये बात रखी गई कि भारत के लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से किसका निर्माण किया जाए? आप बताएंगे, भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाए। ओके, यहां पर इस बात को समझिए
कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, सन 1923 में। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, सर कहां पर की गई थी? मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। किसने की थी, याद रखिएगा इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 3 मेंबर्स के द्वारा की गई थी। पहले मेंबर्स का नाम था चितरंजन दास, दूसरे व्यक्ति का नाम था एनसी केलकर, और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ओके। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पार्टी की स्थापना की गई थी सन 1923 में, और इस पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद अर्थात वर्तमान का प्रयागराज, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश राज्य। किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, चितरंजन दास के द्वारा, एनसी केलकर के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इन तीनों ने, याद रखना, मिलकर किसकी स्थापना की थी? आप बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ओके, तो यह सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन प्रारंभ करते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा ऑप्शन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। ये तो सरासर गलत है। और चौथा ऑप्शन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह भी गलत है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1946 में संविधान सभा जो थी वो किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय सभाओं के माध्यम से चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद सिन्हा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? आप बताएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई है। ध्यान रखना, यह संविधान सभा के क्या थे? तो याद रखिएगा, यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये किस डेट में हुआ था? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर सन 1946 को यह अधिवेशन हुआ था। ओके, यहां पर दूसरे ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए क्यों दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए की क्वालिटी है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? ध्यान रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के, याद रखना, पहले प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ये ऑप्शन आया है। बात कर लेते हैं BR अम्बेडकर। यह भारतीय संविधान के, याद रखना, क्या माने जाते हैं? निर्माता। तो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता माने जाते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ओके, तो क्या क्या बातें हमने सीखे हैं? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या थे यह संविधान सभा के? अस्थायी अध्यक्ष थे। कितनी तारीख को की थी? 9 दिसंबर 1946 को की थी। बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे।
बात कर लेते हैं इसके बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं, मुख्य निर्माता माने जाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन के पहले ही बता चुका हूं, भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है भीमराव रामजी अंबेडकर को। तो भीमराव रामजी अंबेडकर क्या है, ध्यान रखिएगा। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता माने जाते हैं। ओके, अब अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अदर ऑप्शंस क्यों आए हैं। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन जो है महात्मा गांधी, तो इन्हें हम मानते हैं भारत के राष्ट्रपिता। भारत के राष्ट्रपिता नेशनल फादर कौन है बताएंगे, महात्मा गांधी जी हैं। बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं। और वी.एन. राव, वेरंगल नरसिंह राव, याद रखना यह संविधान सभा के क्या थे बताएंगे, संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हुए हैं, वेरंगल नरसिंह राव हुए। ओके, चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पांडुलिखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद सादुल्ला बिल्कुल थे, के.एम. मुंशी बिल्कुल थे, आप बताएंगे ए.के. अयंगर बिल्कुल थे, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता कि कौन कौन थे और कौन कौन नहीं थे? प्यारे साथियों, इसके लिए आप इस स्लाइड की ओर चलिए। यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेंगे कि जो हमारी पांडुलिखन समिति है, पांडुलिखन समिति में कौन कौन मेंबर था और कौन कौन नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही आपको ये स्लाइड दिखाई दी तो आप बोलेंगे सर जैसे ही यहां पर आपको ये स्लाइड दिखाई दी है तो आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आया, सर ये तो बात हो रही है संविधान की प्रारूप समिति। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि संविधान की जो प्रारूप समिति है, इसी के 2-3 नाम और हमें देखने मिलते हैं। इसी समिति का नाम पांडुलिखन समिति था, इसी समिति का नाम याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसी समिति का नाम प्रारूप समिति था। तो प्रारूप समिति के ही 2 अन्य नाम भी हैं, इन्हें भी आप याद रखते हो। चलिए कौन कौन से नाम हमने डिस्कशन किए हैं। तो नाम नंबर फर्स्ट है पांडुलिखन समिति, पांडुलिखन समिति। इसके बाद में हम बात करें, इसी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। और अगर हम बात करें, इसी का नाम है, जो सामान्य नाम है बताएंगे, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक। इसके बाद में आप इस बात को समझिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मेंबर्स की संख्या थी 7। कितने सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, सदस्य थे 7। और ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ ले कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना इसके अध्यक्ष जो थे, इनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। तो भीमराव रामजी अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, अब कौन कौन मेंबर थे इस पर भी विचार कर लीजिए। तो ध्यान रखना, इसके अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन मेंबर थे, तो पहले मेंबर है जो कि अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर हुए पहले मेंबर। दूसरे नंबर पर जो मेंबर है, इनका नाम है एन.जी. अयंगर। तीसरे मेंबर है बी.एल. मित्रा। अगर बात करें, चौथे नंबर पर है के.एम. मुंशी, फिर है कृष्णा स्वामी अयंगर, और इसके बाद में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और इसके बाद में है डी.पी. खेतान। ध्यान रखना, ये 7 मेंबर हैं और इन 7 के 7 मेंबर्स को आपको ध्यान रखना है, तभी हमारा काम बन पाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया था हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को और 26 नवंबर 1949 को। आप सब इस क्वेश्चन को जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान जो लागू हुआ है, यह लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ओके, हमारा 8वां क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन बी है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है, यह एक शुभ दिन था। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात नोटा। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में पहला स्वतंत्रता संग्राम बनाया था, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ओके, इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा चलिए, इस पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे। देखिए समझिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, इस कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और ये किस अधिवेशन में बातचीत हो रही है? तो इस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है उसका नाम है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। अब बात करें कि क्या हुआ था इस दिन, तो इस दिन हमने ये संकल्प लिया था कि अब हम भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे। और इसके बाद जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, ये कब हम मनाएंगे? 26 जनवरी को ही हम आगे चलकर निर्धारित करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहां से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस किस पार्टी के द्वारा मनाया गया था? आप राइट आंसर लगाइएगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? आप बताएंगे सन 1930 के अधिवेशन मनाया गया था। 1930 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? आप बताइएगा, लाहौर में हुआ था। लाहौर किस नदी के तट पर है? आप बताएंगे, रावी नदी के तट पर है। ओके, क्लियर है मेरी बातें? तो दैट्स वाई भारत का जो संविधान है किस दिन लागू हुआ है? आप बताएंगे 26 जनवरी के दिन लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपसे पूछ रहा है संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10, बी है 9, सी है 11 और चौथा ऑप्शन है 9। लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, अधिकतर समय में विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी, 9। अगर आप भी 9 लगा रहे हैं तो आप गलत हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? मेरे प्यारे साथियों, गौर से क्वेश्चन को पढ़िए। महिला सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा की पहली बैठक नहीं पूछ रहा है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस बात को समझिए। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, तो ये थी, ध्यान रखना, कुल महिला सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या की बात करें तो ध्यान रखना, ये कुल संख्या वर्ड जोड़ा गया है, यहां पर एक वर्ड जोड़ा गया है, कुल। ध्यान रखना, यहां पर कुल पूछा जा रहा है, तो कुल संख्या थी, ध्यान रखिए 15। कितनी थी? ध्यान रखिएगा 15। तो कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15, लेकिन 9 आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी
पहली बैठक थी, इसमें महिलाओं की संख्या, तो ध्यान रखना संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसमें महिलाओं की संख्या थी 9। बात समझे आप? तो संविधान सभा की पहली बैठक में महिलाओं की संख्या थी 9। कुल महिलाओं की संख्या पूरी संविधान सभा में आप बताएंगे कितनी थी? 15। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15। पहली बैठक में कितनी महिलाएं आई हैं? 9। ओके, चले आगे। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज का 10th क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकता और अखंडता, दूसरा ऑप्शन है बहुमत, तीसरा ऑप्शन है सर्वसम्मति, चौथा ऑप्शन है सहमति और समायोजन। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन। तो संविधान सभा के जो सभी निर्णय लिए गए थे ये सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ओके, अब ये सहमति और समायोजन क्या है इसे हम आगे सीखेंगे, समझेंगे जब वीडियो लेक्चर्स आएंगे तब। ठीक है, हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्यारे साथियों, मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर चुका हूं, अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे भीमराव अंबेडकर जी, अगर मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे भीमराव अंबेडकर जी, अगर आपसे याद रखना पांडुलिखन समिति का अध्यक्ष पूछ ले तो भी आप क्या लगाने वाले हैं? भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे, यानी वो कहां से चुनकर आए थे? ऑप्शन ए देख लीजिए, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित थे, या लोगों द्वारा निर्वाचित थे। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को समझाइए। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं, आप इस बात को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा में अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा के कुल मेंबर्स कितने थे, तो संविधान सभा के कुल मेंबर्स की संख्या थी, आप बताइएगा 389। कितने थे? 389। ठीक, इसके बाद में अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सर ये इलेक्टेड थे या कह सकते हैं निर्वाचित थे, अर्थात यह मनोनीत थे या फिर यह निर्वाचित थे। ठीक, निर्वाचित थे। तो हमेशा ध्यान रखना संविधान सभा में जो कुल मेंबर है 389, यह मनोनीत भी थे, निर्वाचित भी थे, मतलब कहीं से जीतकर भी आए थे, और ध्यान रखना कुछ मनोनीत मेंबर्स भी शामिल थे। ठीक है, अब यहां पर आप पूछेंगे सर निर्वाचित कितने थे और मनोनीत मेंबर्स की संख्या कितनी थी? तो समझिए इस बात को, संविधान सभा में मनोनीत मेंबर्स की संख्या थी 93। कितनी थी आप बताइएगा? 93 मेंबर्स जो थे वो याद रखना कैसे थे, आप बताएंगे मनोनीत थे। इसके बाद में आप पूछेंगे मुझसे सर फिर निर्वाचित मेंबर की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना निर्वाचित मेंबर्स की संख्या थी 296। कितनी थी? 296 थी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आने थे, ये कहां से आने थे, और ये निर्वाचित होने थे तो किसके द्वारा निर्वाचित होने थे? समझिए इस बात को भी ध्यान रखना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि मनोनीत मेंबर जो थे वो कहां से संविधान सभा में आए थे, तो जो मनोनीत मेंबर थे यह आए थे, ध्यान रखना, देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। ठीक, तो देसी रियासतों से कितने मेंबर चुनकर आए थे? तो देसी रियासतों से, तो ध्यान रखिएगा देसी रियासतों से कितने मेंबर आए थे मनोनीत होकर? 93। सर जो निर्वाचित मेंबर्स थे ये कहां से आए थे? तो निर्वाचित मेंबर्स जो 296 है यह कहां से आए थे? तो ध्यान रखना यह मेंबर जो आए थे यह आए थे ब्रिटिश क्षेत्रों से, ब्रिटिश शासित क्षेत्रों से, ब्रिटिश शासित क्षेत्रों से, अर्थात ऐसे क्षेत्र जिस पर किसका शासन चल रहा हो? तो ध्यान रखना ऐसे क्षेत्र जिस पर ब्रिटेन का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था।
यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासित क्षेत्र जो थे यह भी दो भागों में कैटेगराइज थे। पहला जो भाग था याद रखिएगा, उस पहले भाग का नाम था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और जो दूसरा भाग था इसका नाम था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र। तो पहले हो गए हैं ब्रिटिश प्रांत और दूसरे क्या हो गए हैं बताएंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक, अब याद रखना 296 में से कितनी सीटें ब्रिटिश प्रांत से आनी थी, 292। कितनी आनी थी, 292 आनी थी। ठीक, अगर पूछ ले चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी सीटें आनी थी, आप बताएंगे 4। कितनी आनी थी, 4 आनी थी। ठीक है, अब ये ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिए कि वह 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जहां से 4 सीटें आनी थी, वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे। तो पहला चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था दिल्ली, दूसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर, अजमेर, तीसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था कुर्ग। आप बोलेंगे सर कुर्ग कहां पर है वर्तमान में, तो कुर्ग पड़ता है वर्तमान में, ध्यान रखना, कर्नाटका, कर्नाटक राज्य में। ठीक, और अगर हम बात करें चौथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। आप बोलेंगे सर बलूचिस्तान भारत में कहां पड़ता है, नहीं मेरे प्यारे साथियों, बलूचिस्तान वर्तमान में भारत में नहीं पड़ता है। ये कहां पर है, तो ध्यान रखना ये वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में चले गया। तो इस तरह से याद रखना सीटें थी। आप पूछेंगे सर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछेगा, संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 389, निर्वाचित थे मनोनीत थे, आप बताएंगे दोनों थे। इसके बाद में एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता है निर्वाचित मेंबर्स की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 296, मनोनीत मेंबर्स की संख्या कितनी थी, 93। आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि 296 मेंबर्स कहां से आने थे, ब्रिटिश शासित क्षेत्र से। ब्रिटिश शासित क्षेत्र कितने भागों में डिवाइड थे, 2 भागों में, एक थे ब्रिटिश प्रांत और एक थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की संख्या कितनी थी, आप बताइएगा 4 थी। ठीक, तो इतनी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। ऑप्शंस में हम बातचीत करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, अंतरकालीन संसद, ये अंतरकालीन संसद का मतलब क्या है, पहले आप इस बात को समझें। ये अंतरकालीन संसद का मतलब क्या होता है। अंतरकालीन संसद का मतलब होता है अस्थायी संसद, अर्थात जो हमारी संविधान सभा थी वही कार्यवाहक संसद के रूप में, मैं बोल सकता हूं कार्यकारी संसद के रूप में काम करेगी। ऐसा कब निर्णय लिया गया था, ऑप्शंस देख लीजिए। अब ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, नहीं। 25 जनवरी 1950 को, बिल्कुल नहीं, दोनों ऑप्शन कैंसिल हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950, जी हां। साथियों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भारतीय संविधान सभा कार्यवाहक संसद के रूप में काम करेगी, यह निर्णय कब लिया गया था, ध्यान रखिएगा यही निर्णय लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यानी कि हमारी संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था। ऑप्शन है ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, और डी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे।
क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ और जिस दिन संविधान लागू होने वाला था उसके पहले संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यहां पर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले मेंबर्स की संख्या कितनी थी, किस डेट पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ये डेट भी कई बार पूछ ली जाती है। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के कितने मेंबर्स के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 262, ऑप्शन बी है 284, ऑप्शन सी है 287 और ऑप्शन डी है 289। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा 284, 284 मेंबर्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यह सिग्नेचर किए गए थे। तो 284 मेंबर ने सिग्नेचर किए थे। यहां पर आप निसंदेह यह जानना चाहेंगे कि सर यह सिग्नेचर किस दिन किए गए थे, यह बता दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यह जो हस्ताक्षर किए गए थे यह किए गए थे 24 जनवरी सन 1950 में। और याद रखना, इस डेट की क्वालिफिकेशन यह है कि यह संविधान सभा की अंतिम बैठक, यह संविधान सभा की क्या है, तो ध्यान रखना अंतिम बैठक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी थी, किस डेट पर हुई थी, तो ध्यान रखना 24 जनवरी सन 1950। क्या हुए थे इस दिन, तो संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए थे, तो ध्यान रखिएगा हस्ताक्षर करने वाले मेंबर्स की संख्या है 284। यहां पर पहला हस्ताक्षर, फर्स्ट सिग्नेचर किसने किए थे, पहला हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरी बात कर लेते हैं कि अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, लास्ट में अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए थे, तो अंतिम हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ओके, क्लियर है मेरी बातें। तो किस डेट में सिग्नेचर हुए हैं, 24 जनवरी 1950 को। क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। पहले सिग्नेचर किसने किए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम सिग्नेचर किसने किए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। मेरे प्यारे साथियों, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी थी। तो ध्यान रखना, अंतिम बैठक जो थी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि 24 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे संविधान सभा की अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950। ओके, चलिए आगे बढ़ते